Yes, friends. Good afternoon, all of you. Now, today we are continuing with chapter number 7 with remaining TYUs. Test your understanding for working capital investment level. X company has the following investment level. So, friends, TYU 4. X company has the following expectation for the forthcoming period. Sales, these figures are in $1 million, 10 million. Material cost, sales 10 million. Materials 6 million. Other cost 2 million. Obviously, प्रॉफिट 2 मिलियन लिखने की जरूरत नहीं है. पीरियड्स गिवन है. इन्वेंट्री पीरियड 30 days. These are in days. Account receivable collection period यानी receivable collection period. How much? 60 days. Account payable payment period 40 days. Compute working capital requirement. Friends, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकालनी है. वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकालनी है. Wishi, I'm not able to attend the class. Good afternoon, sir. Good afternoon, Harsh. Control P, आंसर. हाँ जी, इन्वेंट्री बहुत ही सिंपल है. 30 डेज की इन्वेंट्री रखनी है. मटेरियल 6 मिलियन का है. सो मैं यहाँ पर फिगर जो है वो मिलियन की जगह थाउजेंड्स में ले रहा हूँ. राइट, $1,000 ऊपर लिख दिए हैं. तो अब अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूं तो 6,000 डिवाइडेड बाय
365 इंटू 30 डेज, ये हमारी मट इन्वेंट्री हो गई। रिसीवेबल 10,000 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 60 डेज हो गए। इन्वेंट्री और रिसीवेबल जोड़ के अब लेस पेबल्स, पेबल्स के लिए भी हम लोग मटेरियल ही लेंगे। 6,000 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 40। नाउ इसको अप्रॉक्स कर देते हैं हम टू नियरेस्ट 1000, मेक द सम, डिडक्ट इट फ्रॉम 2137 में से आप 658 माइनस कर दीजिए एंड हेयर इज योर आंसर। कंट्रोल बी 1479। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। TYU4 245, TYU1 2 3 4। TYU3 अपन ने कर ही लिया था। सो बच्चों, TYU4 का आपका आंसर आ रहा है 1.47 मिलियन, बिल्कुल सही। हमने एग्जैक्ट उसमें निकाला है 1479000, उसने 1.47 मिलियन निकाल दिया। ओके, नो इश्यू। सो TYU4 हो गया हमारा। नाउ sorry, excuse me। हाँ, अब थोड़ा सा ये विजिबिलिटी ठीक आई है। बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस हैं, एडिशनल वन। A company annual sales are 8 million with a markup on cost of sales 60%. Sales, हम तो अमाउंट उसी में ले लेते हैं। All rupees are in 1000, 8 million means 8,000। मार्कअप बोल रहा है जीपी 60%, तो आप करेंगे इज इक्वल टू 8,000 इंटू, सीधी सीधी कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। देखो तुम कैसे कॉस्ट निकालना सिखाता हूं। कॉस्ट, रुकिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। डायरेक्ट निकालते हैं, देखो कैसे। 8,000 इंटू कॉस्ट 100 हो जाएगी, सेल 160 हो जाएगी। तो ये आपका
ग्रॉस प्रॉफिट 3000। कैसे? डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एक तो 8 - 5 कर दो, या सिंपली 8000 into 60 divided by 160. I hope all of you understand the point. It normally settle payable 2 months after the purchase. Payable period, payment period, payable period मंथ्स में दे रखा है तो मंथ्स में लेंगे. Holding 1 month worth of demand in inventory. 1 month. Allow receivable 1.5 month credit. Receivable collection period 1.5 month. And cash balance भी given है. Cash balance currently stands at, all amounts are in thousand ही है, $1250. What are the current and quick ratios? बच्चों, उसके लिए हमें इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी. अब आप समझिए, इन्वेंट्री के लिए आपको साफ कहा था अगर परचेज अवेलेबल नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ले लीजिएगा. कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल. अब आप बोलेंगे कि हमारी इन्वेंट्री 2 महीने की है, तो आप सीधा बोलिए 5000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2. ये इन्वेंट्री हो गई. अब आप रिसीवेबल बोलिए. रिसीवेबल सेल्स पे लेंगे कुछ नहीं बोलने पर, तो 8000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1.5. ये इन्वेंट्री हो गई, ये रिसीवेबल्स हो गए. फिर आप कैश बैलेंस ले लीजिए 1250 और पेबल निकाल लीजिए. ये टोटल हो जाएंगी आपकी. मैं यहां पर कुछ कंट्रोल एक्स, नहीं ऐसे नहीं, इन्वेंट्री को सबसे लास्ट में रखते हैं. कारण है, बताता हूं. रिसीवेबल और कैश को जोड़ोगे तो ये बन जाएगी क्विक एसेट. दिस प्लस दिस. इस क्विक एसेट में इन्वेंट्री का सम करेंगे क्विक एसेट में इन्वेंट्री को जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा करंट एसेट्स. और अब करंट एसेट्स के अलावा लायबिलिटी में सिर्फ पेबल्स हैं जो करंट लायबिलिटी कहलाएंगी. पेबल्स के लिए उसने कहा है 2 महीने की उधारी है, तो पेबल्स में भी आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही लेना है अगर परचेज गिवन नहीं है तो. 5000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 months. मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मैंने 2 months ले लिया, ये 1 month ही है इन्वेंट्री का.
ये मिस्टेक हुई है मेरे से, बट कोई इशू नहीं। ये मेरी करंट एसेट्स हो गई, ये मेरी क्विक एसेट हो गई, और ये मेरी करंट लाइबिलिटीज हो गई। गॉट इट। अब मुझे निकालना है करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज 3.2। अब मुझे निकालना है क्विक रेशियो। क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। फिर रिपीट करूंगा, करंट रेशियो क्या था? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी 3.2 and 2.7. Let us check 242. बिल्कुल 3.2 and 2.7. Very good. 235, 237. Additional question, working capital investment level 2. Sales revenue is given. Now, sales, आपको जितने भी अमाउंट्स हैं पूरे ही लिख लेते हैं अपन तो। डॉलर में दे रखे हैं 15000123। ऑल अमाउंट्स आर इन डॉलर। सेल्स गिवन है। नाउ माय फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सीलिंग ओवरहेड, सब दे रखा है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, पूरा ही लिखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। अब यहां पर वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है, तो ये प्रोडक्शन वाले हैं। सर आपको कैसे पता लगा? क्योंकि आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अलग से गिवन है। सर हम इसको एडमिन मान ले तो नहीं, जब तक ओवरहेड वर्ड यूज करे और कुछ वर्ड यूज नहीं करे तो वो हमेशा प्रोडक्शन ही होंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब ये सब परसेंटेज में दे रखा है, तो मैं सीधा परसेंटेज ही लगा देता हूं। मटेरियल 30% है, तो 0.3 इंटू सेल्स, ये मटेरियल है।
कंट्रोल सी बी, ये 0.30 की जगह पॉइंट, रुक जाओ, ये 0.30 है, ये ऐसे नहीं करेंगे अपन, गड़बड़ होगा। 20% सेल्स, 20 नहीं है, सॉरी 25 है, 25। वेरिएबल ओवरहेड 10%, 0.1 into this. Fixed overhead 15%, 0.15 into, सब सेल्स के बेसिस पर है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 5%। अब मैं आपको एक बात, जीपीवी से निकालना चाहो तो निकालो, जरूरत नहीं है वैसे। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स्ड, इन सबको जोड़ दो, सेल्स में से लेस कर दो, जीपी आ जाएगा। जीपी में से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन घटा दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। 50% नहीं है, 5%। चलो बच्चों, ये फिगर हमने निकाल दिए। अब आपको कहता है एवरेज स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू वर्किंग कैपिटल आर एस फॉलोज। रिसीवेबल 2.5 months टू पे है, तो जैसे जिस ऑर्डर में दे रखा है उसी ऑर्डर में निकाल देते हैं। रिसीवेबल अमाउंट इन डॉलर ही है, तो दिस सेल्स डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2.5 months, ये आ गया रिसीवेबल्स। आई होप समझ में आ रहा है आपको। रिसीवेबल्स के बाद रॉ मटेरियल आर इन इन्वेंट्री फॉर 3 months। अब इन्वेंट्री निकाल देते हैं। इन्वेंट्री के लिए जब मटेरियल गिवन है तो मटेरियल यूज होगा। दिस डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 months, 3 months, सॉरी, ये आपका रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हो गई। देखते जाओ, इन्वेंट्री WIP की भी होगी और इसको मैं एक अलग तरह से सिखाऊंगा। एक WIP की इन्वेंट्री में मटेरियल, अच्छा नीचे एक लाइन दे रखी है, WIP and finished goods are valued at cost of material, labor and variable expense। तो WIP में एक तो मटेरियल होगा, एक लेबर होगी और एक वेरिएबल एक्सपेंस होगा। नहीं बोलता तो हम फिक्स वाले प्रोडक्शन भी लेते, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं लेंगे। अब इधर एक नई चीज जो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है वो पढ़ाऊंगा। एक और इन्वेंट्री है भी आपकी फिनिश गुड्स की। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री में ये तीनों एलिमेंट होंगे, कंट्रोल सी। इन तीनों का हम सम भी कर सकते हैं, बट मैं जानबूझ करके अलग अलग लेके समझा रहा हूं क्योंकि मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। टोटल आप टोटल में ही निकालना, ये मैंने सिर्फ ये जो मैंने किया है दैट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो मैं बताऊंगा क्यों कराया मैंने। अब बच्चों, रिसीवेबल 2.5 महीने, रॉ मटेरियल 3 months,
WIP 2 months half produced goods, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 months half produced goods, तो दिस, अब WIP में एक तो मटेरियल लगेगा, डिवाइडेड बाय 12 होगा, इंटू 2 होगा, 2 months, 2 महीने, हाफ प्रोड्यूस गुड्स यानी इंटू 50%। मैं मटेरियल को, लेबर को और वेरिएबल को, तीनों को 50% पे लूंगा, हाफ बोला है। अब मेरी लाइन को सुनना, आपको कई बार बोल सकता है WIP रिप्रेजेंट 2 months, राइट? मटेरियल इंट्रोड्यूस एट द बिगनिंग, तो उसमें ये 50 करने की जरूरत नहीं है। WIP रिप्रेजेंट 2 months हाफ प्रोड्यूस गुड्स, मटेरियल इंट्रोड्यूस एट द बिगनिंग, ये लाइन अगर बोल देता है तो यहां ये 50 नहीं होता, या यूं बोलता WIP रिप्रेजेंट 2 months वेजेस एंड ओवरहेड अक्रू इवनली। मेरे वर्ड पे जोड़ जोड़ गौर कीजिए, वेजेस एंड ओवरहेड अक्रू इवनली, इसका मतलब लेबर और ओवरहेड को 50% लेना है। अच्छा, ये भी बोल सकता है WIP रिप्रेजेंट 2 months, 2 month 60% कन्वर्टेड, मटीरियल इंट्रोड्यूस एट द बिगिनिंग। 60% कन्वर्टेड बोलता तो अपन मटीरियल, ये तीनों एलिमेंट जो मैंने येलो करा, तीनों एलिमेंट अलग अलग ही निकालते, मटीरियल को, लेबर को और वेरिएबल ओवरहेड को। मटीरियल को अपन करते 450 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, क्योंकि एट द बिगिनिंग बोला। लेबर को करते 375 डिवाइड बाय 12 इंटू 2 इंटू 60%, क्योंकि उसने बोला 60% कन्वर्टेड। और सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड बोला है तो वेरिएबल ओवरहेड होता 150। हाँ, अगर ये लाइन नीचे, ये जो हमको WIP एंड फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंस नहीं बोला होता तो हम मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड चारों लेते, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गई। अभी तो ये भी 50%, लेबर दिस डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 इंटू 50%, over variable overhead this divided by 12 into 2 into, अब आपको समझ में आ गया मटेरियल में इंटू 50 या 60 कब नहीं करना है, जब बोलते मटेरियल इंट्रोड्यूस एट द बिगिनिंग। अच्छा, लेबर और ओवरहेड अगर बोलता है 50% कन्वर्टेड तो 50 करना है, 60% कन्वर्टेड तो 60 करना है, अक्रूड इवनली बोले तो 50 करना है, अक्रूड इवनली बोले तो 50 करना है। यानी ये बात पक्की है कि ये पूरे पूरे नहीं लगेंगे। अब अगर आप बात करें इन्वेंट्री की, फिनिश गुड्स की, फिनिश गुड्स 1 month ही है, तो मटेरियल डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1। बच्चों, इसमें आपको इंटू 50, 30, 60 कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पूरा कन्वर्टेड होगा। लेबर दिस डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1। लकीली ये फिगर दोनों सेम आ रहे हैं, उसका कारण आप समझ गए होंगे, वो 2 महीने का 50% था, ये 1 महीना है, तो बात बराबर ही हो गया। 2 month 50% का मतलब 1 month हो जाता है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1। दोनों के फिगर सेम आ गए, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन में हम ये डायरेक्ट निकाल सकते थे, दिस मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड तीनों को जोड़ते, डिवाइड बाय 12 इंटू 2 करते, इंटू 50% कर देते। मैं ये फिगर डायरेक्ट भी निकाल के दिखा देता हूं। मटेरियल प्लस लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड, आप एग्जाम में से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 इंटू 50%। फिगर वही आएगा जो यहां आ रहा है, ये देखो 81 to 50। और इसको भी सेम ऐसे ही निकाल सकते थे, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये तो हमेशा ऐसे ही निकलेगा, इसमें अलग अलग कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1। इसमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं थी, रेड कर देता हूं,
अलग अलग करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको अलग अलग तब करें जब मटेरियल 100% हो और लेबर ओवरहेड का परसेंटेज 50, 60, 70 कुछ दे रखा हो। WIP component, that is material, labor and overhead, taken individually when percentage of completion of material, wages and overhead differ. Example: material introduced at beginning means 100% and labor and overhead 60%। लिख भी दिया, रिवीजन के टाइम रिकॉल हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में अलग अलग लेने की जरूरत नहीं थी। फिनिश गुड्स कंपोनेंट not to be taken individually। बस समझाया कि भाई हैं तो तीनों कंपोनेंट, पर पूरे 100% है। बस कंसेप्ट क्लियर। सो एक एक फिगर लेते जाते हैं। रिसीवेबल्स हो गया, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हो गया, WIP इन्वेंट्री हो गया, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हो गया, तीनों इन्वेंट्री हो गई। कैश हो तो कैश भी जोड़ते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था। अब मजा आएगा। ये सब जो हो गया करंट एसेट्स होगी। कैश हो, प्रीपेमेंट भी हो तो वो भी जोड़ना। अगर कहते हैं ना कोई खर्चा प्रीपेमेंट है तो वो भी जोड़ना। अच्छा, अब यहां पर लेबर को 1 वीक बोल रखा है। अब देखना, आप जरा समझना। सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो अक्रूड हैं। कोई अगर प्रीपेमेंट हो तो वो करंट एसेट्स का पार्ट बनेगा और ऊपर ही जुड़ जाएगा। जैसे मान लो कहता 1 महीने का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रीपेमेंट है, 1 महीने का बोल देता, तो आप क्या करते, 75,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, इसको करंट एसेट्स में जोड़ते इन्वेंट्री के बाद। ये मेरी करंट एसेट्स हो गई। करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी में आपके क्या क्या आएंगे? एक तो
पेबल्स आएंगे, किसके पेबल्स? ऑब्वियसली मटेरियल के, और किसी के नहीं होते। इसके अलावा डायरेक्ट लेबर आएगी, ये पेबल्स। वेरिएबल ओवरहेड आएंगे, फिक्स्ड ओवरहेड आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आएंगे। अब फिगर समझा देता हूं आपको। मटेरियल, दिस 2 मंथ बोला है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2। इसमें वो 50% वगैरह कुछ नहीं करना है। लेबर 1 वीक, अब वीक डिवाइड बाय 52 होना चाहिए, बट इसे नीचे बोल दिया है assuming that labor force is paid for 50 working weeks in each year. This divided by 50 into 1 week. Variable overhead 1 month. So this divided by 12 into 1 month. Fixed overhead 1 month. This divided by 12 into 1 month. Selling and distribution overhead half month. This divided by 12 into 0.5 half months. So this is all about current assets. Receivable, raw material inventory, WIP, finished goods, total. Current assets. Total current liabilities. कैश होता तो कैश लेते, ओडी होता तो करंट लायबिलिटी में जोड़ते, और कैश बैलेंस होता तो करंट एसेट्स में जोड़ते, वो भी लेते हैं, ध्यान रखना। वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, that's all. Let us check the answer. 470625, एक्सीलेंट आंसर। आई होप समझ में आ गया। ये लेंदी क्वेश्चन 10 मार्क्स के अंदर आ सकता है। नाउ TYU5, अब तो थ्योरी क्वेश्चंस हैं। अ कंपनी हैज अ लिक्विडिटी रेशियो इक्वल टू 0.5। एक कंपनी का लिक्विडिटी रेशियो 0.5 है। Director believe that company has to reduce its bank overdraft and have to agree to alter the company credit term to customer from 2 months to 1 month. What would be the effect on the company cash operating cycle and liquidity ratio if this change were to be achieved? Liquidity ratio is current assets minus inventory
डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, ये है आपका 0.5। सो समझाने के लिए, लेट अस assume current assets 100,000, current liability 200,000। तभी तो 0.5 आया। अब क्या कहता है, डायरेक्टर बिलीव दैट रिड्यूस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कम करेंगे तो लाइबिलिटी कम होगी, यानी ये डिनोमिनेटर कम होगा। ये अगर कम होगा तो ये फिगर बढ़ेगा। एंड एग्री टू एल्टर द कंपनी क्रेडिट कस्टमर 2 मंथ टू 1 मंथ। अब जो अगर हम बात करें क्रेडिट टर्म टू कस्टमर यानी कि रिसीवेबल्स, 2 महीने से 1 महीने करेंगे तो करंट एसेट्स भी तो कम हो जाएगी। हाँ, एक बात पक्की है, लिक्विडिटी रेशियो में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, इफ बैंक ओडी एग्जिस्ट, देन इन liquidity ratio current assets consist of receivable only। Here receivables are 100,000। आई होप आप समझ गए। अब अगर ये मैं 2 महीने से 1 महीने करूंगा तो डायरेक्ट 50,000 हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे पहले से। तो ये अपना कुछ ज्यादा तेजी से कम होगा, जिससे कैश कन्वर्ट हो जाएगा। ये 50 का जब कैश कन्वर्ट हो जाएगा, समझिए मैं समझाता हूं। बैंक ओडी को पे करना चाहते हैं तो करंट एसेट में से रिसीवेबल को बेचेंगे, न्यू रिसीवेबल विल बी 50,000 और करंट लाइबिलिटी 150 रह जाएगी, क्योंकि वो जो कैश 50 आएगा उससे बैंक ओडी का कम हो जाएगा अमाउंट। तो जो रेशियो है वो अब आपका 50/150 यानी रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज 0.333, 50/150, जो पहले कितना था 0.5। कारण समझिए, बैंक ओडी को रिड्यूस करने के लिए आप रिसीवेबल का पीरियड 2 महीने से 1 महीने कर रहे हैं, तो आपके रिसीवेबल, हमने पढ़ा था, अगर आपका रिसीवेबल का पीरियड जितना बढ़ता है या जितना घटता है तो उसी प्रोपोर्शन में रिसीवेबल बढ़े घट जाते हैं। आज रिसीवेबल 200,000 है 2 महीने पर, तो 1 मंथ पर ये 50 रहेंगे। अब 50 के रिसीवेबल्स हो जाएंगे, 50 का कैश आएगा, तो वो कैश से आपका बैंक ओडी पे हो जाएगा, तो रेशियो डिक्रीज ही होना है। अब आपके मन में आएगा सर हमारा बैंक ओडी 50 था ही नहीं, हमारा बैंक ओडी सिर्फ 25,000 ही होगा। तो कोई बात नहीं, 25 का बैंक ओडी पे होके ये 125 रह जाता और ऊपर 75 हो जाता, 25 का कैश बैलेंस रह जाता। कुछ जरूरी नहीं, ये समझाने के लिए दिया मैंने आपको, बट आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो एक चीज तो आ गई कि आपका लिक्विडिटी रेशियो डिक्रीज होगा। और अब अगर अपन बात करें तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल की, तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी आपकी डिक्रीज ही होनी है। क्यों डिक्रीज होनी है कैश ऑपरेटिंग साइकिल? आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी क्योंकि लिक्विडिटी कम हो गई है, तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी कम हो जाने वाली है।
खत्म। कैश ऑपरेटिंग साइकिल एंड लिक्विडिटी रेशियो बोथ डिक्रीज। आप एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, एग्जाम्पल को कन्वर्ट करके, जैसे मैंने करा। अच्छा, रेशियो अगर 0.3 दे रखा होता, यहां पर 0.3 दे रखा होता, तो आप इसको 60 मान लेना, इसको 2 मान लेना। 60/20, 60/200, एक ही बात 0.3 आ जाता। ये बात क्लियर हो गई अब आप। TYU6, the key trade-off that lies in the heart of working capital management is that between, जो की ट्रेड ऑफ तो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में होता है। लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। Which of the following is not a typical system of over trading? कौन सा टिपिकल सिस्टम नहीं है? रैपिड इंक्रीज इन सेल्स रेवेन्यू है। बैंक ओडी विच में रीच द लिमिट ऑफ फैसिलिटीज एग्रीड बाय द बैंक, बिल्कुल अगर बैंक ओडी रीच हो गया है, बिल्कुल ये भी है। डिक्रीज इन करंट रेशियो, ये भी है। डिक्रीज इन ट्रेड अकाउंट पेबल, अगर पेबल अकाउंट पीरियड कम हो रहे हैं तो वो टिपिकल सिस्टम नहीं है। ट्रेड अकाउंट पेबल पीरियड बढ़ता है, इंक्रीज नहीं होता। डिक्रीज इन ट्रेड अकाउंट्स पेबल पेमेंट पीरियड। TYU7, TYU8, Archie company manufacture plastic cutlery. The company buy raw material from supplier that allow company 2.5 month credit. Raw material remain in inventory for 2 months, and it take Archie PLC 2 months to produce the goods, which are sold immediately production is completed. Customer take an average 1.5 months to pay. Raw material, WIP, finished goods, रिसीवेबल और लेस करेंगे पेबल। कंपनी बाय रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर दैट अलाउ कंपनी 2.5 मंथ क्रेडिट, ये 2.5 मंथ्स। द रॉ मटेरियल रिमेन इन इन्वेंट्री फॉर 2 मंथ, ये 2 मंथ्स। इट टेक आर्ची पीएलसी 2 months to produce, WIP 2 months, which are sold immediately. Finished goods 0. Customers take average 1.5 month. Immediately मतलब finished goods का रहता ही नहीं। Answer is 3 months. The last one, TYU8, TYU9. Which of the following will shorten the cash operating cycle? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड अगर बढ़ता है तो आपकी कैश ऑपरेटिंग साइकिल बढ़ती है। ट्रेड अकाउंट पेबल पीरियड बढ़ता है, बिल्कुल कैश ऑपरेटिंग साइकिल आपकी कम होती है। ट्रेड अकाउंट कलेक्शन बढ़ता है तो बढ़ती है, प्रोडक्शन पीरियड बढ़ता है तो बढ़ती है। यानी आंसर इज ट्रेड
अकाउंट पेबल पेमेंट पीरियड इंक्रीज होने पे कैश ऑपरेटिंग साइकिल बढ़ती है. So that is all about chapter number 7. Let us check all of the answers. ये कर लिया था. TYU 1, 2, 3 तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं. TYU 4 अभी चेक कर लिया था. TYU 5 का आंसर ए ही था बिल्कुल. लिक्विडिटी भी कम होगी और कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी कम होगी. TYU 6 का लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल. TYU 7 ओवर ट्रेडिंग कब हैपन होगी? जब आपका ट्रेड पेबल अकाउंट पीरियड बढ़ जाएगा. ठीक है, बिल्कुल सही. TYU 8 का 3 और इसका आंसर है बी. बिल्कुल सही, ट्रेड अकाउंट पेबल पेमेंट पीरियड. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. कल हम चैप्टर 8 से स्टार्ट करेंगे बच्चों, और यहीं हम अपनी लेक्चर को एंड करते हैं.